नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज चल रही है और इसी सीरीज में आज हम एक नया विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो विषय रहेगा आपका क्लास 10 का विज्ञान का विषय। जी हाँ, बिल्कुल कंप्लीट बुक को हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आए। प्रत्येक अध्याय में प्रत्येक लाइन और प्रत्येक शब्द मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा ताकि आपका कोई भी डाउट 10वीं क्लास के विज्ञान विषय में न रहे। फिर भी यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। यदि आप कंप्लीट पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, प्रत्येक अध्याय पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। आपको क्लास 10 विज्ञान विषय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप वहां से कंप्लीट विज्ञान पढ़ सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करते, हमारा आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अध्याय नंबर 1 है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है और समीकरणों के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से अभिक्रियाएं घटित होती हैं और किस प्रकार से हम उसको समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। पूरा अध्याय आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको नोट कर लेना और मैं कोशिश करूंगा आपको प्रत्येक अभिक्रिया प्रैक्टिकल रूप से दिखाने की भी, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए भी, सबसे पहले आपको दिया है कि आपके दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। तो आपने कहा कि आप जब ये सारी चीजें करते हैं ना, प्रत्येक दिन का जो जीवन जीते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिन पर आप ध्यान नहीं देते। तो बस आपका थोड़ा सा उन घटनाओं की ओर ध्यान दिलाया गया है कि क्या होता, आप बताइए भी। आपके पेरेंट्स भी इसको बता देंगे भी। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है भी। तो जो बच्चों के मन में कंफ्यूजन आता है, मुझे पता है कि कहाँ से आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आप कहेंगे सर कमरे के ताप पर क्या मतलब है। यहाँ शब्द दे रखा कमरे के ताप पर, मतलब सामान्य ताप पर भी, ठीक है। न उसको फ्रिज में रखा, न उसको ज्यादा पर रखा, जो सामान्य ताप होता है उसी पर रख दिया है। तो क्या होगा भी, ये बात अपने पेरेंट्स से पूछिए कि दूध आपका खराब हो जाएगा। जब सुबह उठ के आप देखोगे ना, दूध आपका खराब हो चुका होगा। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आदर वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता। अब आदर का मतलब क्या होता है कि उसने कहा कि जब आपका लोहे की कोई भी वस्तु हो, जब उसको आदर वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। खुला छोड़ दिया मतलब कि उस पे आपने कोई पेंट वगैरह नहीं किया हुआ, बिल्कुल जैसा था वैसा आपने वहां पे रख दिया। आदर वायुमंडल क्या होता है कि वो वायु जिसमें आपकी नमी हो, क्या हो, नमी हो भी, मतलब जल वाष्प हो, उस प्रकार की वायु में आपने उसको खुला छोड़ दिया बिना कोई पेंट किए। तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि आपका उस पर जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। अंगूर का किण्वन हो जाता है भी। अंगूर का किण्वन होता तो क्या होता है कि अंगूर का जो रस होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपका शुगर होता है। क्या होता है, शुगर होता है। शुगर मतलब आपका शर्करा होता है भी। क्या होता है, शर्करा होता है। तो थोड़ी बहुत मात्रा में तो क्या होता है कि जो आपका अंगूर का छिलका होता है ना, उसी में एक सूक्ष्म जीव बन जाता है, वो होता है आपका ईस्ट। क्या होता है, ईस्ट। या फिर हम बाहर से ऐड कर देते हैं और ये ईस्ट क्या करता है, इसको अल्कोहल में बदल देता है। किस में बदल देता है, अल्कोहल में बदल देता है। आप कहेंगे किसको बदलेगा सर, शर्करा को। जो अंगूर के जूस में शर्करा था उसको किस में बदल देगा, अल्कोहल में बदल देता है। इसी को बोलते हैं अंगूर का किण्वन होना। क्या होना, अंगूर का किण्वन होना। मतलब अंगूर के रस में जो शर्करा अवेलेबल था वो किस में बदल गया, अल्कोहल में आपका बदल गया। किसने बदला, ईस्ट की सहायता से। किसकी, ईस्ट की सहायता से। आप कहेंगे सही है सर। भोजन जब पकाया जाता है, भोजन पकाया जाता था, भोजन के स्वरूप को देखिए। जब आपने आलू, कच्चा आलू देख लीजिए, जब आप उसको काट रहे हैं सब्जी बनाने से पहले, वो किस प्रकार का है, और जब आपकी सब्जी तैयार होगी तब वो किस प्रकार का है। आप कहेंगे सर उसका तो पूरी तरह स्वरूप आपका बदल चुका। पहले वो कठोर था, बिल्कुल मुलायम हो चुका है, सॉफ्ट आपका हो चुका है। तो ये चीज आपको ध्यान से, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। तो हमारा जो शरीर है ना, भोजन को पचा लेता, मतलब जब हम भोजन खाते क्या है, आप कहेंगे सर हम तो सेब खाते हैं, हम आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, ये चीज नहीं। भोजन हम मेनली तीन स्वरूप में लेते हैं। किसमें, आपका कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में
और फैट्स के रूप में। तो उसी प्रकार तीनों का ना आपका ये क्या है, आपके जटिल स्वरूप हैं। क्या है आपके ये जटिल स्वरूप हैं, आपके कॉम्प्लेक्स हैं ये मटेरियल जो हमने खाए हैं अभी। आपको इसमें सरल स्वरूप में इसको बदलना पड़ेगा। और जब हम पचा लेते हैं ना, तो जो भोजन आपका जटिल स्वरूप में आपने खाया था, कि जैसे आपने प्रोटीन खाया था, प्रोटीन का आपका क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड बन जाएगा। जैसे आपने फैट खाया था, उनका फैटी एसिड बन जाएगा। कार्बोहाइड्रेट खाया था, उसका आपका ग्लाइकोजन बन जाएगा, ग्लूकोज आपका बन जाएगा। आप कहेंगे सही है सर। जब हम सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके क्या है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और CO2 गैस बनती है। ये सारा प्रोसेस होता है। तो आपके मन में अब तक क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी। तो ये देखिए अभी ये चीजें आपको समझ में आ गई कि क्या होता है और क्या नहीं भी, ठीक है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सारी चीजें हमें समझ में आ चुकी है। अब आप इन सारी चीजों पर ध्यान दीजिए और अपने आसपास की और चीजों पर ध्यान दीजिए कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदली है। जो शुरुआत में जो हमारे पास वस्तु थी, उसकी स्वरूप भी, उसका स्वरूप कि आपने दूध लिया, दूध स्टार्टिंग में कैसा था, और जब सुबह उठ के आपने देखा, जब उसने आपने सामान्य ताप पर रखा हुआ था, तो दूध क्या हो गया अभी। आप कहेंगे सर दूध खराब हो गया क्या, पहले जैसा ही था क्या। नहीं सर, जो स्टार्टिंग में था वैसा नहीं था, उसका स्वरूप आपका बदल चुका है अभी। जब आपका लोहे की कोई भी चीज जब आपने आर्द्र जलवायु में रख दी, आर्द्र जलवायु मतलब वो जलवायु जिसमें नमी थी, आपकी जल वाष्प थे, क्योंकि लोहे को जंग लगने के लिए दो चीजें आपको चाहिए। क्या, एक तो वायु चाहिए और एक जल वाष्प। ये दोनों चीजें एक साथ में लोहे के संपर्क में आ गई तो जंग लग जाएगा। और वही बात यहाँ पे बता दी है कि आर्द्र जलवायु मतलब, आर्द्र मतलब जलवाष्प की मात्रा, और वायु दोनों चीज लोहे के संपर्क में आ गई तो जंग लग जाएगा। तो लोहा स्टार्टिंग में क्या था, कितना चमकदार होगा, लेकिन जंग लगने के बाद देखना एक आपके भूरे रंग की उस पे परत जम जाती है, अभी वो जंग हो जाता है, उसका स्वरूप बदल चुका है। आपका भोजन पकाया जाता है, मैंने बताया आपको, आलू का एग्जाम्पल दिया कि आलू आप सब्जी बनाने से पहले कैसा था और बनने के बाद वो कैसा स्वरूप उसका हो गया अभी। तो आपका स्टार्टिंग भोजन जब हमने पचाया तो हमने लिया, प्रोटीन था हमारे, क्या कि प्रोटीन था, फैट था, कार्बोहाइड्रेट था, और वो किस में बदल गए सर, वो तो हमारे किस में बदल गए, अमीनो एसिड में, फैटी एसिड में, और जो आपके ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में, वो आपके बदल गए हैं। आगे आप इसको पढ़ेंगे पाचन को बेहतरीन तरीके से भी, ठीक है। तो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती, उनकी प्रकृति बदल गई और पहचान उनकी बदल गई। दो चीजें हैं भी, आपको ध्यान रखनी दोनों चीजें, ठीक है। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मैं इसको, यहाँ पे क्या, वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है, ये चीज आपको नोट करनी है। आप कहेंगे सर बिल्कुल याद रह जाएगी कि पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं भी। तो एक है आपका कक्षा 9th में आपने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन और आपका रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूँ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, ताकि आपको चीजें समझ में आए भी। एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करता हुआ चलूंगा, ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे भी। तो ये मैं आपका लिख लेता हूँ भौतिक परिवर्तन भी, BP लिख लिया मैंने, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ऐसे तो शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे मैंने लिख लिया रासायनिक परिवर्तन भी आपका। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर तो क्या है आपका, इसमें जो आपका भौतिक परिवर्तन होगा, इसमें सिर्फ क्या चेंज होगी, अवस्था चेंज होगी भी। क्या चेंज होगी, अवस्था चेंज होगी भी, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी पदार्थ की जो अवस्था है चेंज होगी, पदार्थ नहीं बदलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका, अवस्था तो चेंज हो सकती है, तो इसमें स्वरूप चेंज होगा भी। क्या चेंज होगा, स्वरूप चेंज होगा, बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है भी। अवस्था कैसे, जैसे आपके पास से पानी था, पानी का आपने बर्फ बना लिया, वो आपका लिक्विड से आपका द्रव से क्या आ गया, आपका ठोस में आ गया, तो उसकी अवस्था चेंज होगी, लेकिन वो पानी का पानी ही रहा, बर्फ के रूप में है, तब भी वो क्या है, उसमें H2O है भी। क्या है आपका, H2O है, दो हाइड्रोजन के एटम है और एक आपका ऑक्सीजन का, ठीक है।
और स्वरूप क्या होता है कि वो पदार्थ पूरी तरह से बदल जाए भी। जैसे आपके पास लकड़ी थी, लकड़ी का आपने जला के क्या बना दिया, कोयला बना दिया, कोयला आपका कार्बन बन गया। अभी लकड़ी आपको पता है कि सेलुलोज था, सेलुलोज से क्या बन गया, आपका कार्बन बन गया, नया पदार्थ बन गया। और एक दूसरा अंतर ये है कि इसको आप पुनर्चक्रण नहीं कर सकते भी, मतलब कि आप इसको रिवर्सिबल नहीं है भी ये। ठीक है, ये तो क्या है आपका रिवर्सिबल है। आप इस प्रकार से समझ जाओगे कि आपने बर्फ से पानी बना लिया तो आप पानी से क्या है, बर्फ बना सकते हो भी। ये इस प्रकार से होता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता आपका रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें आपका नया पदार्थ बनता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। दोनों में आपको अंतर याद हो गया? हाँ सर, कि आपका जो भौतिक परिवर्तन है उसमें सिर्फ अवस्था चेंज होती है अभी। ठीक है, उसमें नया पदार्थ नहीं बदलता अभी। ठीक है, सॉरी, नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, और इसमें आप लिख देंगे, इसमें आपका जो प्रारंभिक सब्सटेंस है, जो आपका शुरुआती पदार्थ है, उसका स्वरूप बदल जाता है और हमें एक नए गुणों वाला क्या है, एक नया पदार्थ मिलता है भी। ये चीज आपको दोनों में अंतर ध्यान रखने। हाँ सर, ये अंतर हमें याद हो जाएंगे भी। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसने कहा कि जब भी आपका कोई रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन कब, जब भी हमें कोई नया गुण धर्म वाला नया पदार्थ बन जाएगा किसी परिवर्तन के दौरान, तो इसका मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है भी। क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है भी। तो सबसे पहले आपको देखिए, ऊपर वाली लाइन में आपको दोबारा समझाता हूं। इसने कहा कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो क्या होगा, हमें वहां एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो आपसे पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है भी। ठीक है, तो जब एक या एक से अधिक, जब या एक से या एक अधिक पदार्थ क्रिया करके भी, ठीक है, क्या बनाए, या फिर रासायनिक क्रिया बोल सकते हैं, रासायनिक क्रिया करके एक नए गुण धर्म वाला पदार्थ बनाते हैं ना, तो वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहती है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, एक नया गुण धर्म वाला पदार्थ बनाते हैं, तो उसे एक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं भी। चीजें क्लियर? हाँ सर, ये चीज हमें समझ में आ गई भी। शायद आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, मतलब प्रैक्टिकली तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है भी। हम कैसे कैसे जान सकते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो उसके लिए आपको बता दिया कि आपको ये देखना है कि आपने जो प्रारंभिक पदार्थ जो लिया था उसमें परिवर्तन होके आपका नए गुण धर्म वाला पदार्थ बना है या फिर नहीं बना भी। ठीक है, अगर नए गुण धर्म वाला पदार्थ बन गया तो आपका मान लो कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई, यदि नहीं बना तो वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। आपको आगे बात समझ में? आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं अभी। तो सबसे पहले ये क्रियाकलाप देखिए आपको, कि आपको क्या करना है। यहां से एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है। ठीक, मतलब एक पट्टी लेनी है मैग्नीशियम की, और ये आपका चिमटे से आपने पकड़ रखा है, इसको जलाना है भी। ठीक है, और ये आपका वाच ग्लास है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया भी, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ बनता, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कि जलाने से पहले जो मैग्नीशियम का ये रिबन है, इसको हम साफ क्यों करते हैं रेगमार से भी। और यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है कि लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसको क्यों हम साफ करते हैं भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यही मैं आपको समझा देता हूं कि इसको हम साफ क्यों करते हैं भी। चीजें समझ में आ रही हैं आपको? तो सबसे पहले देखिए भी, मैंने आपको बताया था कि ये आपका मैग्नीशियम है। क्या आपका? मैग्नीशियम का मैग्नीशियम, सिंपल आपको बता देता हूं। और ये क्या करता है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, क्या बना लेता है? आप कहेंगे सर ये बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड भी। ठीक है, बैलेंस एक बार हम नहीं करें, चलो बैलेंस इसको कर भी देते हैं साथ साथ। ठीक है, आप कहेंगे सर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, अब देखिए, जब ये दुकानदार की उस पे रखा हुआ था, अभी अलमारी में रखा हुआ था, ये मैग्नीशियम का रिबन है। प्रैक्टिकली सारी चीज समझ में आ जाएंगी। तो क्या होगा, क्या दुकानदार के अलमारी में ऑक्सीजन नहीं होगी, क्योंकि हमारी वायुमंडल में ऑक्सीजन है? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी ऑक्सीजन।
तो इसने क्या किया, इसने उस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लिया, आप कहेंगे सर यही बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। और ये मैग्नीशियम की जो परत है ना, इस पर आपकी जम गई, इस पूरे पे क्या है, मैग्नीशियम की ये परत जल गई। अब हम उससे वो खरीद के ले आए भी, क्या है, हम खरीद के ले आए। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत इसके ऊपर जमी हुई, जब हम इसको यहाँ पे जलाना स्टार्ट करेंगे तो पहले क्या आएगा भी, आप कहेंगे सर पहले तो ये जो परत है ना ऊपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वही आएगा लो की चपेट में। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत इस पे जमी हुई ना, ये इसको ठीक से जलने नहीं देगी। हम जलाना चाह रहे हैं लेकिन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है, ये इसको ठीक से क्या आपका जलने नहीं देगी। इसलिए इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को उतारने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रेगमार से साफ करते हैं भी। रेगमार से हम जब साफ करते हैं ना, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत थी, ये आपकी उतर जाती है और हमारा ये रबर, ये मैग्नीशियम रिबन साफ हो जाता है। और जब हम इसको जलाते हैं ना, फिर ये आसानी से जलने लगता है। अब इससे डिटेल में आपसे कोई नहीं बताएगा और न ही आपको कोई पढ़ाएगा भी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन जलने के बाद होता क्या है, ये चीज भी तो बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो क्या आपका होता है भी। तो ये देखिए भी आपको, ठीक है, आपको ये एक्सपेरिमेंट में दिखाने की कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। प्रैक्टिकली आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये रहा भी, दिख रहा होगा आपको। चलो ये मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे भी। अब तो आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ सर अब दिखाई दे रहा। ये मैग्नीशियम रिबन था, हमने इसको लिया, जलाने की कोशिश की, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत थी उसको हमने रिमूव कर लिया। ठीक है, फिर हम इसको ले आए, जब हमने इसको जलाया तो ये किस प्रकार से जल रहा है अभी, तो आपको देख रहे होंगे सर ये तो व्हाइट लो, श्वेत लो के साथ जलता है। क्या जलता है, श्वेत लो के साथ जलता है। और ये देखिए आपका जलने के बाद आप कहेंगे सर राख इकट्ठी होनी थी इसकी, ये तो आपका क्या है, काली होनी थी राख, आप सोते ब्लैक राख, लेकिन ये क्या बन जाएगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, जो एक सफेद रंग का पाउडर होगा भी। आप कहेंगे सर क्या परिवर्तन आया इसमें भी, तो आपके पास रिबन था मैग्नीशियम का इस प्रकार का, और आपका क्या बन गया, वो चूर्ण आपका बन चुका है सफेद रंग का भी। ठीक है, और कैसे जलेगा, ये सफेद लो के साथ जलेगा। ऐसे आपसे पूछ सकता है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो किस प्रकार की क्रिया होती है, तो आप कहेंगे जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो सफेद लो के साथ, सफेद चमकदार लो के साथ जलता है, और वो क्या है, एक सफेद रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। वो सफेद रंग का चूर्ण क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका होता है भी। ठीक है, तो आपको बताइए क्या आपको नया पदार्थ मिला। आप कहेंगे सर हमारे पास क्या था जब हमने स्टार्टिंग में किया, तो आप कहेंगे सर हमारे पास तो दो चीजें थी। क्या चीजें थी, हमारे पास मैग्नीशियम था। क्या था, मैग्नीशियम था। इसको देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से, हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम था। और क्या था, हमने ऑक्सीजन था, और हमने इसको जला दिया था, और जलाने के बाद हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो ये क्या नया पदार्थ आपका नहीं हुआ अभी, आप मुझे बताना, क्या ये आपका नया पदार्थ नहीं हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ बिल्कुल नया पदार्थ हुआ है। और हमारी परिभाषा क्या थी रासायनिक अभिक्रिया की, जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके, ठीक है, एक नया गुण धर्म वाला पदार्थ बना देते हैं, तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यही तो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, एक या एक से अधिक आपके जो पदार्थ है आपस में क्रिया करके एक नए गुणधर्म वाला, नया गुणधर्म मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ना, जो विशेषताएं होंगी, वो आपकी नई होंगी, इनके जैसी नहीं होगी। तो ये चीज क्लियर, हाँ सर चीज समझ में आ गई। और इस अभिक्रिया को आप याद कर लेना भी, ये आपकी पहली अभिक्रिया है। जो जो अभिक्रिया मैं आपको करवाऊं उसको आप नोट करते चलना भी। बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, बस आप आराम से देख लें भी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं हम, समझ में आ गया, हमारे दो तीन एक्सपेरिमेंट रहेंगे इसमें, तो वो हम सारी चीजें करते हुए चलेंगे भी। तो आपकी एक ये आपकी क्लियर, आपने देखा होगा कि सफेद लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। दहन होना मतलब वो सफेद लौ के साथ आपका जलता है।
और सहज सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ये सफेद रंग के चूर्ण में बदल जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बना है। भी तो अभिक्रिया किसके कारण हुई? वायु और आपका मैग्नीशियम के कारण भी, ठीक है। और वायु में ऐसी चीज क्या थी? वायु में थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और किसके? मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण क्या था कि जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हो गया, एक नया पदार्थ मिल गया। अभी परिभाषा इसलिए आपको बता रहा हूं आपकी रासायनिक अभिक्रिया की, ताकि आपको याद हो जाए। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुण धर्म वाला पदार्थ बनाते हैं तो आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आप याद करना। भी एक बार मेरे साथ दोबारा बोल दो। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुण धर्म वाला पदार्थ बनाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हो गया याद? तो चलो भी अब हम देखते हैं क्रियाकलाप भी 1.2 भी सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक प्रक्रिया में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। भी आप साथ साथ इनके फॉर्मूले लिखते जाना नोटबुक में, या फिर अपनी बुक है उसमें नोट करते जाना, ताकि आपको ये याद हो जाए। भी ठीक है, याद करने पड़ेंगे। धीरे धीरे याद करोगे तो आराम से हो जाएंगे, एकदम से सारे करोगे तो आपको ये याद नहीं होंगे। एक प्रक्रिया में लेड नाइट्रेट का घोल लेना है आपको, इसमें पोटासियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। तो आपको कहेंगे सर लेड नाइट्रेट, लेड का जो आपका फॉर्मूला होता है, रासायनिक फॉर्मूला, पीबी होता है, ठीक है। इसमें पोटासियम आयोडाइड आपको मिलाना है, तो क्या होगा? भी क्या प्रेक्षण आपने किया? भी आप कहेंगे सर अभी आपको प्रेक्षण में दिखा देता हूं एक बार क्या क्या चीजें घटित होंगी। भी जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे ना तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। भी ये देखिए, भी आपको यही बताया था कि लेड नाइट्रेट भी क्या है? लेड नाइट्रेट है। इस प्रणाली में आपका क्या है? लेड नाइट्रेट है। और आपका क्या है? यहाँ पर पोटासियम आयोडाइड है। क्या है? पोटासियम आयोडाइड है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। भी तो दोनों घोलों पर मिलाने पर क्या होता है? भी ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये बन गया हमारा लेड आयोडाइड। क्या बन गया? लेड आयोडाइड बन गया। ये पीला रंग किसका है? लेड आयोडाइड का है। क्या है? लेड आयोडाइड का है। और ये थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाता है और ये आपका अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। कई बार आपका आएगा कि अवक्षेप अभिक्रिया या फिर निक्षेप अभिक्रिया क्या होती है। भी ठीक है, तो आप इसको याद रखना। और आगे भी आपसे इस अभिक्रिया के बारे में पूछा जाएगा कि जब आप लेड नाइट्रेट और आपका पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं तो क्या होता है। भी तो आप कहेंगे क्या बनता है आपका? लेड आयोडाइड। क्या बनता है? लेड आपका आयोडाइड बनता है। भी ये चीज समझ। और ये पीले रंग का अवक्षेप है ना, ये भी लेड आयोडाइड है और कुछ समय बाद ये नीचे बैठ जाता है। भी ठीक है, उसके बाद देखिए एक चीज आपको और बताता हूँ इसे में। ठीक है, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अवक्षेप बनता, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता ना उसको अवक्षेपण अभिक्रिया आप बोलते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए भी अब देखिए इसकी रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए कि ये तो आपका शब्द समीकरण। भी क्या है आपका शब्द समीकरण? आप ये देखिए लेड नाइट्रेट, फॉर्मूला आप याद कर दिए, साथ साथ लिख लीजिए। लेड नाइट्रेट है और प्लस में क्या आपका? पोटासियम आयोडाइड। ठीक है, आगे इस अभिक्रिया को आएगा, ये भी पूछेगा कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, किसका रंग पीला होता है, रंग किसके कारण बदलता है, और इसका संतुलित समीकरण लिखिए इसका। तो इसका संतुलित समीकरण भी दे रखा है। संतुलित समीकरण क्या होता है वो हम आगे जस्ट इससे आगे वाला टॉपिक बात करेंगे। एक बार आप बस ये देख लीजिए क्या बनता है। अभी आप कहेंगे सर लेड नाइट्रेट है आपका, तो क्या आपका? पोटासियम आयोडाइड है। और क्या बने हमारे? आप कहेंगे सर लेड आयोडाइड बना और क्या बना? पोटासियम नाइट्रेट बना। भी क्या बना? पोटासियम नाइट्रेट। इतनी बात ध्यान में रह जाएगी? हाँ सर हमारे ध्यान में रह जाएगी। और ये जो पीला रंग हुआ है वो किसके कारण हुआ है? वो आपका हुआ लेड आयोडाइड, क्योंकि लेड आयोडाइड का रंग क्या होता है? पीला होता है। तो हमने क्या किया था? हमारे पास दो शुरुआती जो पदार्थ थे वो क्या थे? पीले रंग के थे। क्या थे? सॉरी, वे रंगहीन थे आपके। पीले रंग के दिन माफ करना एक बार, कि जो आपके वो क्या थे आपके? वो आपके रंगहीन थे। भी ठीक है, और आपका नया पदार्थ क्या बन गया?
रंग, तो इसका मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया थी उसमें रंग का भी परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पर आपको ये चीज समझाई गई। आप कहेंगे सर बिल्कुल हमें समझ में भी आ गई और हमने देख भी लिया अभी। ये आपका क्या है, लेड नाइट्रेट है और ये आपका पोटासियम आयोडाइड है। दोनों को मिलाएंगे तो आपकी ये चीज बनेंगी भी। क्लियर है? हाँ सर हमें समझ में आ गई। एक बार इनके जो फॉर्मूले है ना वो लिखते चला करो, साथ साथ आप याद रखा करो। अब देखिए एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लेना है। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लीजिए। तो यहाँ पे एक शब्द आया है आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक भी। आपको एक शब्द समझना तनु भी, क्या समझना है? तनु समझना है भी। तनु का मतलब क्या होता है, ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको समझा दिया जाएगा। अब आपको देखना है कि जब आप एक शंक्वाकार फ्लास्क पर कुछ दानेदार आपने जिंक ले लिया और उसमें क्या डाल दिया, HCl डाल दिया या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, कोई भी आप डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा वो तनु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तनु आपका होना चाहिए। तो चलिए भी, और फिर आपको क्या है ये महसूस करना है कि किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए एक बार इसको डाल के ही देख लेते हैं ताकि चीजें हमें समझ में आ जाए। चलो भी आपको दिखाना पड़ेगा एक बार, मुझे इसमें इमेज ढूंढनी पड़ेगी। 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। ये रहा भी। ये देखिए भी, ये आपका दानेदार क्या है, जिंक है। आपको देख पा रहे होंगे, ये क्या है आपका दानेदार जिंक है भी। ये देखिए ये आपका क्या है, दानेदार जिंक है भी। तो ये आपने डाल दिया तनु HCl। क्या है आपका तनु HCl, और तनु HCl की बात और सुन लीजिए भी, एक होता है आपका तनु भी, ठीक है, और एक होता है आपका सांदर भी। क्या होता है आपका सांदर भी। तो हमें क्या देखनी है कि H प्लस आयन की मात्रा देखनी किसमें ज्यादा, मतलब जो इसका एसिडिक बिहेवियर ज्यादा है वो तो आप क्या क्या कहलाएगा, सांदर कहलाएगा। मान लेते हैं हमने एक समान पात्र ले लिया भी। क्या है, हमने एक समान पात्र ले लिए, दोनों समान भी, ठीक है। और दोनों में आपका क्या है सर, आप कहेंगे सर इसमें भी HCl है और इसमें भी क्या है HCl, दोनों सेम साइज के। आप कहेंगे सर साइज छोटा बड़ा हो गया, तो चलो थोड़ा सा साइज आपका बराबर सा कर लेते हैं, ठीक है। लगभग लगभग दोनों में समान मात्रा में आता है। तो हमें देखना है जो तनु है ना, तो इसमें क्या है H प्लस की जो मात्रा है आयंस की वो कम मिलेगी, मतलब इसका जो आपका अम्लीय व्यवहार है भी, जो अम्लीयता है वो क्या होगी, कम होगी भी। अगर सांद्र है तो वो क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी, उसमें अम्लीयता क्या होगी, ज्यादा होगी। H प्लस आयन वो ज्यादा आपका बनाएगा। ये चीज समझ में आ गई। तो आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हम कोई आपका अम्ल है उसको तनु बना सकते हैं या फिर सांद्र बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप इतना याद रखना कि जो आपका तनु अम्ल होता है उसमें जो अम्लीयता प्रभाव हो उसका कम होता है, या फिर H प्लस आयन बनाने की उसकी क्षमता कम होती है और आपकी सांद्र की ज्यादा होती है। आप कहेंगे सही है सर, इतनी बात हमें ध्यान में रह जाएगी। तो जब आपने यहाँ पर डाला तो क्या हुआ कि इस प्रकार के बुलबुले उठने लगे। क्या उठने लगे, बुलबुले उठने लगे। और बुलबुले उठने लगे तो आपको क्या हुआ कि जो आपने यहाँ पर फिर इसको छू के भी देखा, इसको आपने टच करके देखा, ठीक है, तो ये आपका क्या था, गर्म था भी। क्या था आपका, गर्म था। और ये जो गैस थी क्या थी आपकी, हाइड्रोजन गैस थी। कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस थी आपकी। कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन। और इसके लिए समीकरण क्या होगा, जिंक प्लस में HCl, जिंक प्लस में HCl, और आपका क्या बन जाएगा, ZnCl2। और अगर आपका H2SO4 लिया तो क्या बन जाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट आपका बन जाएगा। अगर HCl लिया तो जिंक आपका क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी भी, ठीक है। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस आपकी बनेगी। ये आप ध्यान रखना भी, क्या है ये चीज, आप समीकरण आपको ध्यान रखना है।
आप कहेंगे सर बिल्कुल ध्यान रह जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी भी। कोई दिक्कत नहीं होगी ना? ठीक है। और इस अभिक्रिया में आपको एक चीज और नोटिस की होगी, इस अभिक्रिया में आप कहेंगे क्या सर, ये जो हमारा बर्तन था जो हमने लिया था ये गर्म हो गया, ये गर्म किसने किया? इसका मतलब इस अभिक्रिया के दौरान उष्मा आपकी निकली है, हीट निकली है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जिस अभिक्रिया में हीट निकलती है, उष्मा निकलती है, उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्या है आपकी? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है भी। क्लियर चीजें? हाँ सर, ये चीजें हमें समझ में आ गई, किसी प्रकार का कोई डाउट हमें नहीं है, तीनों के तीनों प्रकार हमें समझ में आ गए विक्रियाओं के, आपको ये याद भी रखनी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे अब इसका हम देखेंगे निचोड़ की हमने क्या क्या चीजें सीखी है और क्या क्या चीजें समझी भी। ऊपर आपको 3 क्रियाकलाप हमने कर लिए भी। आप कहेंगे सर बिल्कुल 3 क्रियाकलाप हमने कर लिए। एक तो क्या था? मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। हाँ सर बिल्कुल, वो चीज़ हमें समझ में आ गई। दूसरा क्या किया था सर? हमने लेड नाइट्रेट लिया था और आपका पोटासियम, सॉरी लेड सल्फेट, और आपने पोटासियम क्या लिया था? आयोडाइड लिया था। दोनों ने मिलके क्या बना दिया था? लेड आयोडाइड बना दिया था, जिसका रंग क्या हो गया था आपका? पीला हो गया था। क्या हो गया था? पीला हो गया था। ये देखिए आपका लेड नाइट्रेट लिया था, ठीक है, और हमने क्या लिया था? पोटासियम आयोडाइड। क्या बन गया था? लेड आयोडाइड आपका बन गया था, जिसका रंग पीला था, वो अक्षेपण विक्रिया की थी। और दूसरा हमने क्या किया था कि आपका जिंक के कुछ दाने लिए थे, दानेदार जिंक के, और HCl या फिर H2SO4 बनाया था, तो उसमें आपका एक साल्ट बन गया था और हाइड्रोजन गैस आपकी बनी थी भी। ठीक है। तो यहाँ पर 3 कार्यकलाप हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है अभी। तो हमने क्या किया कि कोई भी चीज हमने उसमें नोटिस की, इन परिवर्तनों में 3 रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ी है। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो। यदि अवस्था में परिवर्तन आ जाए, ठीक है, रंग में परिवर्तन आ गया, ठीक है, अवस्था में आपका वो क्या हो गया था? आपका बिल्कुल बारीक पाउडर वो आपका आ गया था अभी। गैस का निकास, यदि गैस निकले, या फिर ये तो कोई नया पदार्थ ही बन रहा है ना गैस, तो भी आपकी क्या रासायनिक अभिक्रिया होगी। तापमान में परिवर्तन हो जाए, इसका मतलब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में ये चीजें हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? आपकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, गैस का निकास उत्सर्जन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यदि हमें चारों ओर तरफ ध्यान से नोटिस करेंगे ना, तो हम पाएंगे बहुत प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है भी। तो यहाँ से क्या चीजें पता चली आपको? फिलहाल एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो एक बार इसको समझिए, ये कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हो रहा है अभी, ठीक है। एक रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। अब ये मत मानना कि अवस्था में परिवर्तन हो गया तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई भी, ठीक है। आपका रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन भी हो सकता है, तापमान में परिवर्तन भी आपका हो सकता है। लेकिन एक चीज कॉमन रहेगी कि आपको नया पदार्थ मिलेगा भी, आपको नया गुण धर्म वाला एक पदार्थ जरूर मिलेगा। ये चीज तो होंगी होंगी, इनमें से कोई हो सकती है, लेकिन नया पदार्थ आपको जरूर मिलेगा। अगर नया पदार्थ नहीं मिला तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, ये चीज आप ध्यान रखना। आप कहेंगे सर ये चीज हमें ध्यान में रह जाएगी भी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आज वाला हम एक बार रिकेप कर ले क्या? कितना टाइम हो गया? 33 मिनट का लेक्चर हो गया। एक बार आज वाला तुरंत मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं ताकि आपको सारी चीजें याद रह जाए भी, ठीक है। अगर आज की चीजें ये आपने 10 मिनट का लेक्चर रिकॉल कर लिया तो आपके लिए काफी उपयोगी है, यदि आपको याद है तो चीजें भी। तो आप कहेंगे सर जल्दी कीजिए, हम रिकॉल करवाते हैं भी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन भी, आपने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन भी। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? आप कहेंगे सर रासायनिक परिवर्तन के दौरान हमें क्या है? एक नया पदार्थ मिलता है भी। जो आपका शुरुआती पदार्थ है उसका जो गुण धर्म चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, और वो क्या, हमें एक नया पदार्थ मिलता है। इसमें क्या है कि जो पदार्थ का स्वरूप बदल जाता है, ये आपको समझाने के लिए। फिर आपका आता है रासायनिक अभिक्रिया भी। क्या आता है आपका? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये चीज आपसे पूछा जाएगा पेपर में, क्वेश्चन आ सकता है अभी। रासायनिक अभिक्रिया भी अब जल्दी से बताइए, मैंने आपको याद भी करवाया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है अभी।
जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुण धर्म वाला पदार्थ बनाते हैं तो क्या होता है, वो एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में आपका अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, गैस आपकी कोई बन सकती है। तो ये सब क्या उसके गुण है एक रासायनिक अभिक्रिया की। उसके बाद हमने 3 रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी हैं। तीनों रासायनिक अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से क्या चीजें हो रही है। तो 3 रासायनिक अभिक्रिया कौन सी थी सर? पहली, दूसरी और आपकी तीसरी। पहली रासायनिक अभिक्रिया कौन सी थी सर? पहली हमने रिएक्शन की थी मैग्नीशियम की और आपकी ऑक्सीजन की। तो ये क्या बन गया था सर? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन गया था। क्या बन गया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। बैलेंस हमने बता दिया कि संतुलित हम इसको आगे करना सीख लेंगे कि क्यों हमने ये 2 और ये 2 क्यों लगाए हैं। ये हम आगे जस्ट आगे वाला पार्ट आपका यही आएगा भी। फिर आपका दूसरा अभिक्रिया कौन सी थी? सर वो थी आपकी लेड नाइट्रेट भी। क्या थी आपकी? लेड नाइट्रेट थी भी। आप कहेंगे सर लेड नाइट्रेट प्लस में क्या था? आप कहेंगे सर पोटासियम आयोडाइड था। क्या था? पोटासियम आयोडाइड था। और क्या बना था? जो मेन प्रोडक्ट है वो आपको याद रखना है, लेड आयोडाइड आपको याद रखना जरूर से जरूर। और आपका क्या बन जाएगा? पोटासियम नाइट्रेट आपका बन जाएगा। ये आपका पोटासियम नाइट्रेट आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। ये चीज हमें समझ में आ गई। तीसरी अभिक्रिया कौन सी थी सर? तीसरी अभिक्रिया तो क्या थी? आपने जिंक लिया था। जिंक में क्या लिया था? या तो HCl लीजिए या फिर क्या लीजिए, H2SO4 लीजिए। और इनसे क्या बना था? ये अभिक्रिया आपके आगे भी काम आएंगी। ठीक है, जब हम रिवाइज करेंगे आगे अभिक्रियाओं के प्रकार आएंगे उनमें दोबारा से काम आएगी, इसलिए आपको याद कराऊं। सर इसमें तो आपका जिंक क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या बनेगा? H2 गैस बनेगी, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर। इसमें क्या बनेगा सर? इसमें आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4 और प्लस में H2 गैस आपकी निकलेगी। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। 3 अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यदि आपको ये चीज याद हो गई तो आपका आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो हम मिलेंगे अगले पार्ट में जिसमें हम शब्द समीकरण के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से, इसी प्रकार से भी। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।